तकनीकी वजह से अटक गया। लेकिन मणिशंकर जी बहुत तीखा आरोप लगाया है हेमंत विश्वास ने। बहुत सीधे तौर पर वो बोल रहे हैं कि मिलते तक नहीं थे, मिलते थे तो क्या करते थे, हम लोग को जो जमीन के लोग हम लोग थे, जुड़े हुए थे, हम लोग को अनदेखा कर देते थे, इसलिए जाना पड़ गया। जमीन से जुड़े हुए हैं या संदर्भवादी से जुड़े हुए हैं। परसों तक तो वो नहीं कह रहे थे कि हमसे कोई मिलता नहीं है, वो आज कह रहे हैं जबकि वो बीजेपी में आ गए हैं। और जिस आधार पर उन्होंने बीजेपी का सख्त मुखालिफत की थी थोड़े महीने तक, वो आप भूल गए और अचानक बीजेपी का भाषा बोलने लगे हैं। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इनका कहना था कि मुझे नंबर 1 बनाओ, और आपने नहीं बनाया तो मैं कहीं और जाकर नंबर 1 बनूंगा। और अब वो उस तरफ पहुंच गए हैं। इनका कोई भी बूथ में उनकी जो पॉलिटिकल करियर हो या उनका जो फलसफा हो, वो इससे जुड़ते नहीं। आंसू से हितेश सैकिया इनको लाए थे कांग्रेस में, अब वो अमित शाह जी ने उनको बीजेपी में लाया है, तो ये यहाँ से वहाँ जाने वालों में से है। तो इसलिए इनका जो कहना है नहीं, मुश्किल नहीं मणिशंकर जी, मुश्किल ये है कि चुनाव तो आप जीतने के लिए लड़ रहे हो ना, लेकिन अगर ऐसे ही लोग बाहर चले जाते हैं और उससे अगर दूसरों को लाभ होता है तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सिद्धांत और संदर्भवादी का है, और हमें ये तय करना है कि हम अपने सिद्धांतों पर जड़े रहेंगे, और इलेक्शन में हार गए तो अगली बार जीत जाएंगे, मामला ख़त्म। ये नहीं कि हम अपने पार्टी की नीतियों का उलझन करें या उसको बदलते रहें ताकि हम जीत जाएं। ये ऐसी पॉलिटिक्स हम करने को तैयार नहीं है। असम में अगर कांग्रेस जीते थे तो तरुण गोगोई की वजह से जीते थे। एक बड़ा ताकतवर क्षेत्रीय छवि उनका था, हालांकि कांग्रेस के लीडर हैं। आज अगर जीत रहे हैं तो इसका वजह यह है कि सर्बानंद सोनोवाल जैसे लीडर को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जिसके पॉलिटिक्स के साथ आज का बीजेपी पॉलिटिक्स के साथ सोनोवाल का पहला पॉलिटिक्स एक ही जगह पे है कि असमिया आइडेंटिटी को लेकर लड़े हैं। ठीक है, बट हेमंत बिस्वा शर्मा के वजह से ना कांग्रेस कभी जीता था और ना ही बीजेपी। लेकिन हेमंतो को पहले से पता चल गया कि यहाँ रहेंगे तो हार जाएंगे, वहां चले जाएंगे तो जीत जाएंगे। तो इसी को तो संदर्भवादी कहते हैं। स्मार्ट कुकी साहब, बट ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन हु मेक्स अ डिफरेंस इन असम। हम 30-35 साल असम में जर्नलिज्म करने का तजुर्बा हमको है। कोई असमिया से कम नहीं, बेहतर असमीज बोलता हूं। हेमंतो के वजह से ना कांग्रेस जीता था और ना बीजेपी जीता है। अगर जीता था तो तरुण गोगोई की वजह से कांग्रेस का अपना एक बुनियाद था, वहां वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट का बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ है। और बदरुद्दीन अजमल फैक्टर को तरुण गोगोई समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा अजमल कुने मतलब कौन है। इसमें से सेंट्रल लीडरशिप को उन्होंने वो क्या सेंट्रल लीडरशिप सोचा कि ये 3 बार हमको जिता के लाया है, तो ये जो कह रहा है इनके बात सुनते हैं। तो ये आप क्या सवाल कर रहे हैं श्रीनिवासन जी? मेरा एक सवाल है मणिशंकर अय्यर जी से, बहुत स्पेसिफिक है। अभी जब आप सब बातें जो कर रहे हैं कांग्रेस के मैनेजमेंट के बारे में, स्पेसिफिक सवाल है। फॉर इंस्टेंस केरल को ले लीजिए। केरल में बदल कर दोनों सरकारें आती हैं, वोट शेयर बहुत नैरो होता है, और इस बार जो है यदि आप देख रहे हैं तो 50 और 80 का डिफरेंस से लीड हैं, अभी रिजल्ट्स नहीं है। मगर ये बताइए कि 2 साल तक तो बहुत अच्छा सरकार चला था वुमन चांडी का, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स दिखने शुरू हो गए थे। लॉट्स ऑफ स्कैम्स, सोलर स्कैम हुआ, बार ब्राइबरी, ये सब हुआ। क्या कांग्रेस इन सब चीज़ों को प्रोएक्टिवली नहीं मैनेज कर पाती? क्या उसको डोंट दे सी राइटिंग ऑन द वॉल? और ये बात ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे असम में भी हुआ, दैट डिसीजन हैज़ बीन लेफ्ट टू द रीजनल लीडर्स। वो अच्छी बात है, मगर क्या डोंट दे सी द चेंजेस, डोंट दे एक्ट प्रोएक्टिवली? वहीं पर क्या सेंटर में पहले से एहसास क्यों नहीं हो पाता है? एग्जैक्टली वो क्योंकि दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही हाथ दीवार पर नहीं लिखता है। जो आप कह रहे हैं राइटिंग ऑन द वॉल, एग्जैक्टली, तो दोनों तरफ से दिखता है। वो भी राइट करते हैं उसी वॉल पर, और फिर हमें देखना पड़ता है कि इनका कहना हमें लगता है कि सही है या नहीं है। अब आपका कहना है कि अब असम में हम करते क्या, हम बदरुद्दीन अजमल के साथ जाते, लेकिन लोग कह रहे थे कि क्योंकि उसकी छवि
इतनी क्या कहते हैं सेक्युलर नहीं है जितना कि होना चाहिए, कि शायद ये करने से जो हमारे साथ हैं गैर मुसलमान, वो इसको देख कर कि आपने गठबंधन किया, वो आपको वोट नहीं देते। मैं इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी क्या कहते हैं मेरी पर्सपेक्टिव है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। वैसे ही केरल में इल्ज़ाम तो लगते हैं। अब आप जानते हैं कि आइसक्रीम पार्लर के बारे में कितना कहा गया था। क्या ये इल्ज़ाम लगने पर हम उसको स्वीकार करें और कहें कि नहीं मणिशंकर जी, सवाल यह है कि 4 स्टेट हमारे सामने है और कांग्रेस अगर कहीं नहीं है तो देखिए, एक आप खुद हैं जो बहुत अनुभवी कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहे, हमारे साथ रागिनी भी जुड़ी है। एक मिनट जरा रागिनी, एक सवाल ये है कि मौजूदा वक्त में बार बार ये आता है कि हिंदुस्तान सबसे युवा है, वोटर सबसे युवा है। क्या कांग्रेस के भीतर से ये सवाल निकल रहे होंगे कि नहीं, जो युवा तबका होगा कांग्रेस के भीतर का, कि कांग्रेस कहीं हाशिए पर तो नहीं जा रही है? देखिए, आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं प्रसून जी, वो बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि कोई उत्साहवर्धन करने वाले हैं नहीं। और जो सवाल आज सभी विश्लेषज्ञ भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी ढूंढेगी ज़रूर और आत्ममंथन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी। ऑड्स बहुत थे आसाम में, हमारे खिलाफ ही थे। 15 साल की सरकार के बाद चौथी बार सरकार बनाना किसी भी प्रदेश में एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा रहती है। हम इतिहास बदलना चाहते थे, असफल रहे। लेकिन अभी JVL जी भी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से, मुझे लगता है 2 बड़े कारण रहे हैं। हेमंत विश्वकर्मा जी की बात यहाँ पर बड़े तरीके से हुई। अब देखिए, उत्तराखंड में भी इसी तरीके से धन, बल और पद के प्रलोभन से लोगों को तोड़ने की कोशिश की, वहां नहीं जीत पाए, असम में जीत पाए। दूसरा बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जो कि अरुण शौरी जी ने भी कहा था, कॉन्फ्रंटेशन, पोलराइजेशन, डिवाइड एंड रूल, एक बड़ा भय हवा खड़ा किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जाए और एक उस तरीके का माहौल बनाया जाए। वो जीत गए हैं, मैं उनकी जीत से कुछ लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वरना आज लोग कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये कुछ तथ्य हैं जो हमें ज़रूर समझने चाहिए। आपने ठीक कहा, कांग्रेस पार्टी पिछड़ी है। केरल में भी हम लोग सोच रहे थे कि क्योंकि चांडी जी की जो सरकार है, चाहे उसमें अगर हम डेवलपमेंट की भी बात करें, वो उन्होंने सबसे आगे मुद्दा रखा। कोची में जिस तरीके से मेट्रो बना, एडवांस सिटी के तरीके से काम हुआ, वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी केरल अच्छा काम कर रहा है। नेशनल एवरेज जो GDP की है, वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा केरल में थी। पर हम अपनी हार को स्वीकार करने के साथ साथ कुछ ये तथ्य ज़रूर सामने रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा पीठ ना थपथपाए। पिछले 2 सालों में 7 इलेक्शंस में 1 प्रदेश वो पूरी तरीके से जीत पाए हैं। और अगर हम 2019 की बड़ी तस्वीर देखेंगे तो उसमें भी हम ये देखें कि इन 5 जगहों में कहाँ बीजेपी बड़ी पार्टी की तरह उभरी है। अगर आप दोनों पार्टियों की टोटल सीटों का भी अगर आप नंबर जोड़ेंगे तो भी उसमें आपको दिखेगा कि बीजेपी कोई बहुत ज्यादा आगे कांग्रेस से बढ़त लिए हुए नहीं है। नहीं रागिनी जी, सवाल ये है कि संसद के भीतर कांग्रेस ऐतिहासिक मोड़ पर है, जहां उसके पास इतने कम सांसद हैं। राज्यों में आपके पास कर्नाटक बच रहा है, उत्तराखंड बच रहा है, हिमाचल बच रहा है। स्थिति देखिए आप, कांग्रेस बच नहीं रही है। हमारा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर अब एक ऐसे मंथन करने की स्थिति आ गई है कि जो युवा कैडर है उसके सामने भविष्य भी तो होना चाहिए कि हम किस रूप में जाएंगे, या आप लोग संतुष्ट हो कि जो चल रहा है स्ट्रेटेजिकली ठीक चल रही है, चीजें ऐसे ही चलेंगी, हम झुकेंगे नहीं, इसी लीक पर चलेंगे, बिल्कुल सही है? कुछ तो ऐसे विचार होंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ये जो पिछली गलतियां करें उससे सीखें और आगे जो 2017 में 3 प्रदेशों का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब में कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में आपने स्ट्रैटेजी रणनीति की बात की, एक नई रणनीति के साथ, एक नए जोश के साथ हम लोग उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं गुजरात में भी जिस तरीके से आनंदीबेन पटेल का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, कांग्रेस उतनी तेजी से बढ़त बना रही है। तो ये मान लेना कि जो युवा कैडर है वो पूरी तरीके से निराश है और उसे केवल अंधकार दिख रहा है। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आगे अभी राह जरूर कठिन है, लेकिन हम और परिश्रम करके जरूर अगले साल कुछ बेहतर करेंगे। मणिशंकर अय्यर, अब इसके आगे का सवाल है कि कांग्रेस अगर इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां वो अकेले चल नहीं सकती, उसको गठबंधन चाहिए, उसके सामने सबसे बड़ा इशू बीजेपी का कॉमनल होना ही है, आप उसी आधार पर वो समाज को बांट रहे, यही इशू लेकर आप चल रहे हैं, तो इसका मतलब एक ये है कि देश के सामने कांग्रेस जैसी पार्टी है नहीं।
अपने बूते नहीं है, वो उसके पास अपने इशू नहीं है, अपने आइडियाज नहीं है। पहले मैं आपको याद दिलवा दूं कि 2 साल पहले हम 10 साल से सरकार चला रहे थे केंद्र में, तो इसलिए हमारे देश जानती है कि हमारे क्या नीतियां हैं और हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उसको दोबारा उस पर विचार करके सामने लाना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि रचनात्मक वैकल्पिक एक नीति इस देश के सामने रखना आवश्यक है, लेकिन जहाँ की नई पीढ़ी का सवाल है उनको हमारे साथ जोड़ने के लिए मुझको नहीं लगता है कि नई पीढ़ी एक ऐसी पॉलिटिकल कैटेगरी है जो कि आप एक समझें। उसी नई पीढ़ी में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, वो भी लोग हैं जो कि जात के आधार पर बंटते हैं, और वो भी हैं जो कि इस पर ज़्यादा फिक्र नहीं करते। सांप्रदायिक लोग भी हैं और धर्मनिरपेक्ष लोग भी हैं। तो जो हमारी नीतियां हैं देश के लिए वो युवाओं के लिए भी है। उसी के साथ साथ हमारा एक युवा नेता है, वो बस 45 साल का है या उससे शायद कम। अब जबकि हमारा नेतृत्व युवाओं के हाथ में है और कि बहुत से नौजवान उभर कर आ रहे हैं। वहाँ असम में गौरव गोगोई हैं, यहाँ राजस्थान में सचिन पायलट है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, हरियाणा में दीपेंद्र हुडा है। तो ये नहीं है कि नौजवान नहीं हैं, अब उन हमेशा थे। आप ठीक कह रहे हो। और इन सब को आपने जैसा कि हम पहले ले जाते थे हम आगे ले जा रहे हैं। आपने देखिए संयोग से 4 नाम लिए, चारों नाम जो है विरासत को लेकर चल रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं 400 नाम तो नहीं ले सकता। नहीं, आप 400 नाम नहीं ले सकते। मैंने लेकिन 4 सवाल वही ऐसे है, लोगों का लिया जो कि अब उभर कर आए हैं। अब उनका दोष नहीं है कि उनके पिताजी राजेश पायलट थे या कि माधवराव सिंधिया थे। ये इन लोगों ने दिखा दिया है कि अपने ही बल पर और उनके वालिदैन को छोड़कर वो भी खड़े हो सकते हैं। और क्यों हम उनको नकारें क्योंकि उनके पिताजी ये थे या उनकी माँ वो थी? ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने दिखा दिया है कि खुद अपने बल पर वो खड़े हो सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और सचिन पायलट ने वो काम किया जो कि राजेश ने नहीं किया था। वो राजस्थान में चुनाव का सबसे बड़ा जो लेसन है वो हम समझते हैं। और मणिशंकर जी जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, पर कांग्रेस कहें बीजेपी कहें, ये समझना पड़ेगा कि भारत में क्षेत्रीयवाद चलने वाला, ये भारत का हकीकत है। भारत एक ऐसा देश है, सिविलाइजेशन स्टेट है। यहाँ ये मुगल राज ब्रिटिश राज नहीं चलने वाला। और डेमोक्रेसी जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ग्रास रूट का वॉइस जो आएगा। जो आप तृणमूल कांग्रेस, मैं बंगाल का जिक्र कर रहा हूँ, बंगाल में नेशनलिज्म शुरू हुआ, इंडियन नेशनलिज्म, कांग्रेस वहाँ से आया। बंगाली बहुत देर तक नेशनल पॉलिटिक्स किया। ममता बनर्जी पर देखिए वहाँ एक ट्रेंड कांग्रेस में था, चित्तरंजन दास, सुभाष बोस, विधान राय के साथ भी टकराव था सेंट्रल लीडरशिप का। अजय मुखर्जी निकल कर गए और उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट बनाया, जिसके चलते वामपंथी पहले बार पावर में है 67 में। प्रणब मुखर्जी जी भी पार्टी छोड़कर बाहर गए, गड़बड़ हुआ। बट ममता बनर्जी पहले लीडर हैं जिन्होंने बंगाल कांग्रेस में ये रेबेलियन का धारा, ये जो चैलेंज करने का धारा, हाई कमांड हेडक्वार्टर बम्बार्ड, सही कह रहे हैं। नहीं, उसमें आकर वो सफल हुए हैं। दूसरा कोई नहीं सफल दूसरा नहीं हुआ। लेकिन कोई अल्टरनेटिव कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई अभी तक? इसका वजह ये है कि कांग्रेस को ये समझने में बहुत देर लगा है कि राजनीति का ताकत एक लोकतंत्र में तृणमूल स्तर से आता है। ये कोई 14 नंबर अकबर रोड, अशोक रोड से नहीं आता है। ये जो टॉप डाउन वाला हिसाब किताब है ना कांग्रेस का, ये अगर कांग्रेस 37 में समझते तो बंगाल का पार्टीशन नहीं होता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उन दिनों बट वो किसानों का पार्टी है, उनके साथ अगर अलायंस करते मुस्लिम लीग कहीं का नहीं रहता। ये सब चीज समझने में कांग्रेस को बहुत साल लग गया है और अभी भी शायद पूरी अभी भी मेरे ख्याल से इसीलिए कांग्रेस यही सवाल मैं मेरे बहुत अच्छे मित्र मणिशंकर जी से करूंगा कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में लेनिन स्टालिन जाने के बाद जो एक कलेक्टिव लीडरशिप का उन्होंने ये किया था, ब्रेजनेव, कोसिगिल, क्या कांग्रेस में इसका कोई पॉसिबिलिटी है? कि साहब राहुल गांधी, सोनिया गांधी हम समझते हैं, डायनेस्टी का रहना
शायद इनके मुताबिक जरूरी है, मैं उस बहस में नहीं जाता, बट इज देयर ए स्कोप, क्या कोई इस तरह का एक वैकल्पिक पॉसिबिलिटी है कि एक कांग्रेस का कलेक्टिव लीडरशिप, आपका सबसे ताजा ब्रेन प्रणब मुखर्जी को अपने राष्ट्रपति बना के पॉलिटिक्स से हटा ही दिया। अब उन्होंने प्रणब मुखर्जी का नाम लिया, वो न तो राहुल गांधी थे न सोनिया गांधी थे, लेकिन एक बहुत अहम आलोचक थे हमारी पार्टी में। कलेक्टिव लीडरशिप बन सकता है या नहीं ये सवाल नहीं है, बन चुका है। एक हमारे एक स्तर है जहाँ की एक अंतिम फैसला होता है, लेकिन उस अंतिम फैसला होने के पहले जो हमारा नेतृत्व है, कलेक्टिव लीडरशिप, उनके आपस में उनके बीच में चर्चा चलती है। तो ये कहना कि आज के दिन नहीं है और क्या कल बनेगा या नहीं, मैं बस इतना ही जवाब दे सकता हूँ कि आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है, कल भी रहेगा। बम्बई का हवा यहाँ पहुँच चुका है। क्या बात कहूँ मैं, अभी आया हूँ भारतीय में। वैसे मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, और बात आप आमतौर पे सही कहते हैं, जब तक वो गांधी परिवार से संबंधित ना हो वहाँ जाके कुछ हो जाता है। ये जो आप बता रहे हैं ना सर, एक मिनट एक बात कहूँ, हमने कहीं गांधी परिवार का जो आपने नाम है नहीं लिया, उसको छोड़ा तो हमारी हाल वही हो जाएगी जो आम आदमी पार्टी की हुई, जबकि आप उसको छोड़ देंगे। शुक्रिया, हम ये नहीं जानते हैं, मैं सिर्फ हम एक चीज़ आपका कहना चाह उदाहरण रहा उठाना नहीं चाहते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, वो ये कि ये जो आप बता रहे हैं ना कि अंतिम फैसला स्पष्ट होता है, उससे पहले बातचीत होती है, ये तो मुगलिया दरबार में भी होता था सर, ये तो दुनिया के हर राजा महाराजा के राज में भी होता रहा है। राजा महाराजा में भी दरबार ही होते थे, बातचीत होती थी, लेकिन राजा चुनकर नहीं आता था। मगर हमारे यहाँ पार्टी में बार बार आ रहा है सर, पिछले 70 साल में तकरीबन कोई 50-55 साल तक कांग्रेस ऐसे ही हालत में सत्ता में रहा है। हमने दिखा दिया है कि हमारा नेतृत्व Sir, it's a big lead in left. Yes. I'll tell you, we'll tell you the Commissioner's opinion is 330. में बड़ा सवाल हुआ। पहले प्रकाश करात भी कुछ नहीं कह रहे थे, सीताराम येचुरी भी निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेफ्ट के लिए शायद सबसे बड़ा झटका है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 65 सीटों पर रुझानों के साथ लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर चल रहे हैं। ये शायद बहुत बड़ा झटका है और इसलिए ये सवाल बार बार आ रहा है कि आप असम में आपकी सत्ता चली गई, केरल में आपकी सत्ता चली गई, पश्चिम बंगाल में आप गठबंधन करके भी आपकी हथेली खाली है, डीएमके के साथ जुड़े वहां भी आप सत्ता में आ नहीं सके। तो क्या ये चुनाव 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, ये मैसेज कांग्रेस के लिए बड़ा है या बीजेपी ने सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक दरवाजा खुला है उसके लिए और 10 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में बड़ी दस्तक दी है, 1 सीट के साथ केरल में दस्तक दी है, ये उसके लिए एक उपलब्धि है। इस आइन में अगर चीजों को समझने की कोशिश करें, रीता बहुगुणा जी, एक सवाल तो हर जहन में है कि ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ऐसे टेस्ट के समान होकर निकल कर आ रहा है कि दरअसल उसकी हथेली खाली है। देखिए, हम शुरू से जानते थे कि चुनाव हमारे लिए कठिन होंगे, क्योंकि 2 प्रदेशों में हमारी सरकारें थीं। केरला में कभी एक सरकार 2 बार आई नहीं और असम में 15 साल हम लोग रह चुके थे। बंगाल में हमारा सारी लड़ाई सीपीएम और तृणमूल के बीच होती थी, अब कि हमने गठबंधन किया। हमें उम्मीदें थी, डीएमके से उम्मीद क्या, उम्मीदें गठबंधन क्या उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए हैं निश्चित रूप से हम लोगों उससे उत्साहित नहीं हैं। लेकिन अब निराश होने के बजाय हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ। प्रतिशतों को देखेंगे कि हम कितना प्रतिशत कहाँ गिरे, हमारे विरोधी कितने प्रतिशत ऊपर गए। अब हमारे लिए तो विश्लेषण का वक्त आ गया है और हम लोग अपनी परिस्थितियों को, अपने इस जो अलग अलग प्रदेशों में हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इसका आकलन करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो सही बात है कि बहुत ही प्रतिकूल परिणाम जा रहे हैं और शायद हमारी आशाओं से काफ़ी विपरीत है। सिर्फ मंथन का वक्त आया है या आपको लगता है कुछ फैसलों का वक्त भी आ गया है? नहीं, देखिए, परिस्थितियां हर प्रदेश के साथ अलग होती हैं।
आखिर दिल्ली में चुनाव हुए, अभी आपने देखा म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, वहाँ बाई इलेक्शन, उसमें कांग्रेस की 13 ने एक भी सीट नहीं थी, हम 4 सीटें जीत गए, जबकि अभी हम उसके विधानसभा चुनाव में हमारा राउट हो गया था। इसी तरह से बिहार में गठबंधन हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ। अब ये है कि इन जगहों पर 2 प्रांतों में तो हमें संदेह था, लेकिन 2 अन्य प्रांतों में गठबंधन हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि आखिर इस कारण क्या हुए कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन, जिसमें उन लोगों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की सांप्रदायिक आधार पर और वोटें कटी, या AIUDF की असम में उसके वजह से हुई, या माइनॉरिटी ने बंगाल में डर कर बीजेपी के जो बहुत ही अग्रेसिव हिंदुत्व का कैंपेन था, उससे डर कर पूरी की पूरी सपोर्ट ममता जी की तरफ शिफ्ट कर दी। ये सब चीज़ें अब एनालिसिस होंगी। केरला में इतने कम 1% का अंतर था, अब कितने प्रतिशत हम का अंतर पहली हो बार गया? देख रहे हैं रीटा हम बगुड़ा लोगों जी, के हम बीच दिखाना में भी चाहते हैं अब स्क्रीन इन सब पर बातों दर्शकों पे को ये विचार किया तस्वीर, जाएगा। क्योंकि 2011 में भी लेफ्ट हारी थी, लेकिन CPM हेडक्वार्टर की ये स्थिति नहीं थी जो आज नजर आ रही है। रोहित जरा बताइए, आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं। 2011 तक सत्ता का केंद्र माने जाने वाले अलीमुद्दीन स्ट्रीट के CPM दफ्तर में इस वक्त हम हैं, जहां पर सरकार यहां पर चलती थी 2011 तक, लेकिन 2011 के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सरकार बनाया, उसके बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि CPM जो है बिल्कुल बिखर सी गई है। और इस बार के जिस तरीके से चुनाव के नतीजे अब आ रहे हैं, रुझान भी आ चुके हैं, और ये बिल्कुल अब लगभग तय हो चुका है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से जो है सत्ता में आने वाली है, सरकार बनाने वाली है। उसके बाद इस वक्त CPM दफ्तर में हम देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा है, इक्के दुक्के लोग ही आपको जो है यहाँ दिखेंगे। किसी भी कमरे में आप चले जाइए, आपको इस वक्त कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, खाली टेबल, खाली कुर्सियाँ इस वक्त हैं। और ये बिल्कुल दिखा रहा है कि किस तरीके से जो नतीजे आए हैं उसके बाद CPM बिल्कुल पस्त पड़ गई है। ये छोटा सा किचन है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये छोटा सा किचन है। आज आपको यहाँ पर चाय की केतली मिलेगी, लेकिन ये सब खाली है, और आज आपको कोई यहाँ पर चाय पिलाने वाला भी आपको यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरे कमरे में यहाँ पे आ जाए तो यहाँ देख सकते हैं, इधर भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। बाएं तरफ देखें इस कमरे में, तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस बार चुनाव बिल्कुल अकेले अपने दम पर लड़ा तमाम पार्टियों के खिलाफ, उसके बाद CPM बिल्कुल बिखर सी गई है, कोई नामो निशान नहीं रहा पार्टी का। और देखिए CPM दफ्तर में ये काली बिल्ली, वैसे काली बिल्ली को माना जाता है अपशकुन के लिए, और शायद ऐसा ही कुछ इस बार CPM के साथ भी हो गया है कि एक बार फिर वो सत्ता से दूर रही। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके के चुनाव हुए और जिस तरीके के नतीजे आए हैं, इस बार इससे साबित हुआ है कि ममता बनर्जी को लोगों ने फिर एक बार पसंद किया है, CPM को एक तरीके से पूरी तरीके से बोले नकार दिया है, और एक बार फिर ममता बनर्जी बंगाल में सरकार बनाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, कोलकाता, आज तक। पूरी तस्वीर हेडक्वार्टर की हम देख रहे थे। योगेंद्र जी, यहाँ एक सवाल है कि ये चूंकि एक विचारधारा के साथ लेफ्ट आता है, और अगर ध्यान दें तो बंगाल में भौमिक जी तो इसको और साफ कर देंगे, कांग्रेस को गुंडा पार्टी कहते थे, गुंडा पार्टी है 20-25 साल शंकर राय के जमाने में एग्जैक्टली जो भी था 72 के इलेक्शन में ज्योति बासु 40,000 वोट से आ रहा। हाँ, मसल पावर, ओके ठीक है। लेकिन वैचारिक तौर पे कभी भी महत्व नहीं दिया कांग्रेस को, लेफ्ट ने कभी नहीं महत्व दिया। लेकिन ये गठबंधन डेंजरस किसके लिए? लेफ्ट नहीं, ये सही नहीं है। अनिल विश्वास जो बहुत दिन तक पार्टी सेक्रेटरी थे, हमें ये कहते थे कि भैया हम सत्ता में इसलिए रहते हैं